ओके सर, स्टार्ट कीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूँ इस साइंस की क्लास में। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसे आपको पता है कि जो मिट्टी होती है, हर देश की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी मिट्टी बहुत गुणकारी होती है। मिट्टी में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। उसी तरह से कुछ धातुएं भी मिट्टी में पाई जाती हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पे अगर आप देखो तो एक धातु है। अगर इस धातु को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तांबा है, कॉपर है, ठीक है। दूसरी धातु है मेरे पास, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। और ये जो तीसरी धातु है ये जस्ता, जिंक, जिंक यानी जस्ता है। तो ये जो धातुएं हैं ये मिट्टी के रूप में, पहाड़ों में, चट्टानों के रूप में, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं। अब उनसे, मिट्टी से, चट्टानों के बड़े बड़े पत्थरों से इस रूप में धातु को लेकर आना, ये कोई आसान काम नहीं है। इस काम को वैज्ञानिकों ने किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, धातु विज्ञान कहते हैं, मेटालर्जी, जिसमें हम धातुओं का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, धातुओं को साफ किया जाता है। तो मिट्टी से लेकर धातु बनने तक, मतलब शुद्ध धातु बनने तक की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ही क्या है, मेटालर्जी है, धातु निष्कर्षण है। ठीक है बच्चों। अब ये कौन कौन से रास्ते से होकर, किन किन मुश्किलों से होकर ये धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ये आप लोगों ने पिछले लेक्चर में आपने सीखा है। यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि अभी देखो धातुओं का जो निष्कर्षण होता है तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग सोपान होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सबसे पहले धातुओं को, अभी जैसे मैंने बताया धातुएं जो है वो पहाड़ों में, मिट्टी में, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं। तो पहले उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया जाता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का अर्थ क्या होता है, पहले बड़े बड़े पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़े को मशीन में डालकर, गोलाकार चक्की होती है उसमें डालकर उसको पीस कर महीन चूर्ण, पाउडर के जैसा बनाया जाता है। फिर जब उसको अब पाउडर जैसे बन जाएगा तो उसका सांद्रीकरण किया जाता है। अब सांद्रीकरण में अलग अलग पद्धतियां हैं, 6-7 पद्धतियां हैं जो आपने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। फिर सांद्रीकरण के बाद विद्युत अपचयन किया जाता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, ठीक है, तो उसको अपचयन की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ विद्युत का अपचयन किया जाता है। और लास्ट में जाकर इतना करने के बाद में भी आपको शुद्ध धातु नहीं मिलती है। 94%, 95% शुद्ध धातु मिलेगी, लेकिन 99.9%, 100% देखो आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि मशीन चलाने वाले और मशीन बनाने वाले इंसान लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन एरर होता है, मतलब मानवीय गलती होती है, इसलिए आपको 99.99% शुद्ध धातु मिलेगा, लेकिन 100 में से 100% शुद्ध धातु आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अब ये 99.9% शुद्ध धातु पाने के लिए धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस तरह से ये जो 4 स्टेप है, ये जब 4 सीढ़ियां चढ़ के आप जाओगे तब आपको ऐसा शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो हम मिट्टी से शुरुआत करके और शुद्ध धातु तक कैसे जाना है उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो धातु विज्ञान में आप सबका स्वागत है। और धातुओं का निष्कर्षण, तो मैंने ही आपको सिखाया कि धातुओं में देखो, वैज्ञानिकों ने धातुओं को 3 भागों में बांट दिया है, अत्यधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु।
और मैंने आपको उस समय बताया भी था कि ये क्यों जरूरी है, इसका नॉलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि मिट्टी से धातु, शुद्ध धातु तक का जो सफर है उसमें आपको धातुओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि धातु होते कैसे, अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, या मध्यम क्रियाशील है। उसके हिसाब से आप धातुओं को कौन सा ट्रीटमेंट देना है। डॉक्टर पहले देखो बीमारी ढूंढता है फिर दवा देता है, तो उसी तरह से जब धातुओं का निष्कर्षण करना है तो पहले धातुओं के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से धातु कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है कि कम क्रियाशील धातु है। उसके हिसाब से उसको हम दवा देंगे, मतलब ट्रीटमेंट करेंगे उसका और शुद्ध धातु तक लेके जाएंगे। तो क्या क्या कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप सब करेंगे या हम सब लोग कौन कौन सी ट्रीटमेंट करने वाले धातुओं के साथ में? पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे, टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थरों में बदलेंगे, फिर उसको पीसकर पाउडर के जैसा बना देंगे, फिर उसका सांद्रीकरण करेंगे। दूसरी सीढ़ी कौन सी है? सांद्रीकरण करेंगे। तीसरी सीढ़ी कौन सा है? विद्युत अपचयन का क्रिया करेंगे, विद्युत अपघटन की अपचयनी क्रिया करेंगे, और लास्ट में शुद्धिकरण कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी किताब में दिया हुआ है अधिक क्रियाशील धातु, तो आपको जैसे पता है कि अधिक क्रियाशील धातु में पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये सभी धातुएं अधिक क्रियाशील धातु है, और इन सभी अधिक क्रियाशील धातुओं का जो निष्कर्षण है विद्युत अपघटनी अपचयन। अपघटन का अर्थ होता है बच्चों रूपांतरण करना, करंट पास करके, विद्युत धारा पास करके हम क्या करेंगे, उसका रूपांतरण कर देंगे, उसका परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, और अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अपचयन की क्रिया। ठीक है, तो ये क्रिया का उपयोग करते हैं। अब इसमें हम लोगों की किताब में देखो एल्यूमिनियम लिया हुआ है। अब ये एल्यूमिनियम ही क्यों लिया हुआ है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना, तीसरी तीसरी सबसे ज्यादा मिलने वाली, इस पृथ्वी पर अगर कोई तत्व सबसे ज्यादा अगर मिलता है तो पहले ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिकॉन मिलता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? एल्यूमिनियम है। इसीलिए हम लोगों को एल्यूमिनियम का निष्कर्षण दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग किसका निष्कर्षण पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। अधिक क्रियाशील धातु में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण के विषय में अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीसरी, ध्यान रखना बच्चों, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे अधिक, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो अब देखो जो अधिक क्रियाशील धातु है ना बच्चों, वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है ना। जैसे अगर कोई बहुत शरारती बच्चा, तो एक जगह पे वो ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाएगा, वो इधर उधर घूमते रहेगा। तो उसी तरह से अगर कोई धातु बहुत अधिक क्रियाशील है ना, तो वो शांत बैठने वाला नहीं है, वो किसी न किसी के साथ में भिड़ेगा, मतलब किसी न किसी के साथ में रासायनिक क्रिया करेगा। और जब वो रासायनिक क्रिया करके देखो क्या बनाता है? सोना का बनाता है। सोना का, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है आपको याद रखने के लिए। सोना का, सोना का मतलब क्या होता है? सोना का स्पेलिंग क्या है? SONCA, सोना का। S फॉर सल्फाइड, ओके, S फॉर सल्फाइड, O फॉर ऑक्साइड, N फॉर नाइट्रेट, और CA फॉर कार्बोनेट। यानी ये जो अधिक क्रियाशील धातु है, ये किसके रूप में मिलते हैं? ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, नाइट्रेट के रूप में मिलेंगे, कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे। आपको शुद्ध एल्यूमिनियम पृथ्वी में, मिट्टी के अंदर शुद्ध एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी इनके साथ में, सोनाका के साथ में मिला हुआ रहता है। तो मिट्टी के रूप में बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये आपका एल्यूमिनियम है, ये शुद्ध एल्यूमिनियम है। जैसा मैंने आपको एक क्यूब दिखाया हुआ था, उसी तरह से जरा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये एल्यूमिनियम है, और अगर मैं आपको बताऊं तो आपके घर में जो भी बर्तन वगैरह है, बहुत सारे बर्तन जैसे टोप वगैरह जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो एल्यूमिनियम आपको अच्छी तरह से पता है।
पर ये आवर्त सारणी है। अब एल्यूमिनियम का जो रासायनिक चिन्ह है Al होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, देखो बच्चों यहाँ दिखाया हुआ है आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए आपको एल्यूमिनियम दिखाया हुआ है, ये आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम का पोजीशन है। अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण का अर्थ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बांटना। तो के में देखो 2 है, एल में 8 है और एम में 3 है, यानी इसकी अंतिम कक्षा में, एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में देखिए क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। इसीलिए देखो एल्यूमिनियम को ना धन 3 से दर्शाते हैं, ऐसा धन 3। एल्यूमिनियम क्या होता है, धन 3 होता है। इसको मैं रख कर दिया। अब ये मैंने आपको एल्यूमिनियम का पोजीशन मतलब स्थान, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम कहाँ पर होता है और एल्यूमिनियम कैसे दिखता है वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसका एल्यूमिनियम का शुद्धि का मतलब ये निष्कर्षण करना है बच्चों, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए ना। तो जो कच्चा माल होता है पृथ्वी में, यानी मिट्टी मिट्टी में या पहाड़ में जिस रूप में होता है, प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे दिख रहा है, जिस रूप में होता है उसको खनिज कहते हैं। हरे रंग में देखो खनिज लिखा हुआ है ना। तो मिट्टी के अंदर धातु जिस रूप में होते हैं, बहुत सारी गंदगी होगी, अशुद्धियां होगी, उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब उस खनिज को उसी जगह पे जहां धातु मिलता है ना, वहीं पर उसको क्या करते हैं, उसके अंदर की जो गंदगी होती, क्या गंदगी होगी मिट्टी के अंदर, क्या गंदगी हो सकती है बच्चों, ये आपको पता है, कीचड़ होगा, रेत होगी, मरे हुए जानवरों को के सड़े गले जानवरों के अवशेष होंगे। ये सबको साफ करना, ये कीचड़ मिट्टी और सड़े गले जानवरों के जो अवशेष हैं उनको पानी से धोकर जब आप बाहर निकाल दोगे ना, तब क्या मिलता है, अयस्क मिलता है, जिसको हम बॉक्साइड, जरा आप देखिए ये बॉक्साइड का अयस्क है, एक टुकड़ा लेके मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अब इस बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो बॉक्साइड का सूत्र आगे दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बॉक्साइड का सूत्र लिख के बता देता हूँ। देखो Al2O3 और पानी के 2 अणु होते हैं। ये रिक्त स्थान में आता है बोर्ड एग्जाम में बच्चों, बहुत बार आया हुआ है कि एल्यूमिनियम के अयस्क, देखो पहले खनिज होता है, खनिज से अयस्क मिलता है बच्चों। तो खनिज क्या होता है, जमीन में, पहाड़ों में, मिट्टी में जिस अवस्था में धातु होते हैं उसको हम खनिज कहते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। साफ बहुत आसान तरीके से साफ करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसान तरीके से उसको साफ करके और बहुत लाभदायक तरीके से, लाभदायक वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये धातु का निष्कर्षण ये कैसा है, बड़े ये बिजनेस है, व्यापार है। व्यापार में अगर कच्चा माल पानी के साथ धो के अगर आप उसको गटर में बहा दोगे तो वहीं पे आपका नुकसान हो जाएगा, फिर प्रॉफिट क्या होगा, जब आप कमाओगे नहीं तो अपने वर्करों को क्या पगार दोगे। तो इसके लिए लाभदायक तरीके से अयस्क को प्राप्त किया जाता है। तो ये अयस्क मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको बॉक्साइड का सूत्र भी बता दिया। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब अपना सफर यहाँ से शुरू हो रहा है, 30 से लेके 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइड का जो सूत्र है Al2O3 उसको क्या पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चों। अब इस ये जो आपको अयस्क दिखाई दे रहा है, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, इस अयस्क को अब मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, पीसनी में। जैसे चक्की होती है ना, गांव में आपने चक्की देखा है, गेहूं पीसते हैं, वैसे यहाँ पर इस अयस्क बॉक्साइड को पीसने वाली पीसनी है। इस पीसनी में देखो
बॉक्साइट को लेके जब जाएंगे तब ये क्या करेगा, इसके बड़े बड़े टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना बॉक्साइट का, उसको तोड़कर तोड़कर एक ग्राइंडर के जैसा है, ग्राइंडर क्या करता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के छोटा पत्थर बना देता है। तो ये ग्राइंडर के जैसा है जो बड़े बड़े बॉक्साइट के पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थरों में बदल देता है। लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान में रखना, अब ये जो बॉक्साइट है इसके अंदर ना अशुद्धियां होती है, दो तरह की अशुद्धियां होती है, एक सिलिका रेत और दूसरा आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको दिख रहा है सिलिका लिखा हुआ, सिलिका को ना हिंदी में रेत कहते हैं, सैंड, और फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड, लाल जंग जिसको आप कहते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने बॉक्साइड को कहां पर भेजा, पिसनी में भेजा। पिसनी में ये क्या करेगा, अयस्क को बॉक्साइड के छोटे छोटे टुकड़े करता है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये अब कहां पर आ गए, ये अब आ गए इसके अंदर गोलाकार चक्की इसको कहते हैं। अब बच्चों बॉक्साइड का जो शुद्धिकरण है, बॉक्साइड के निष्कर्षण की ना दो विधियां होती हैं, दो वैज्ञानिकों ने खोजा है, एक बेयर ने खोजा है और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हॉल। बेयर और हॉल ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से काम करके बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। तो इसीलिए बेयर पद्धति। अब आप बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है, तो बच्चों दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बेयर ने क्या यूज किया हुआ है कि जो आयरन ऑक्साइड, मैंने आपको बताया ना बॉक्साइड के अंदर दो गंदगियां हैं, दो अशुद्धियां हैं जिसे हम मृदा अशुद्धि कहते हैं। एक होता है रेत सिलिका और दूसरा होता है आयरन ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो बेयर है उन्होंने लोहे के ऑक्साइड को अलग करने का काम किया और इसके लिए उन्होंने क्या यूज किया बच्चों, क्या यूज किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन यूज किया, यानी उन्होंने बॉक्साइड के अयस्क को किसमें मिलाया, किसमें डुबा कर रखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन। बेयर ने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, तो उसी जगह पे हॉल ने क्या यूज किया बच्चों, हॉल ने सोडियम कार्बोनेट। एक मिनट, आपको सोडियम कार्बोनेट का भी सूत्र लिख के बता दे रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे बात उठी है तो मैं आपको समझा देता हूं। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो हॉल ने सोडियम कार्बोनेट का जली मतलब पानी में घुला हुआ, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन यूज किया। तो बच्चों सब कुछ सेम है, 99.9% बेयर और हॉल दोनों की विधियां सेम है, लेकिन बेयर ने क्या यूज किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया और कौन सी गंदगी बाहर निकाली, आयरन ऑक्साइड बाहर निकाली। और वहीं पे हॉल ने सोडियम कार्बोनेट लिया और दोनों गंदगी बाहर निकालने की काम किया। कौन सी दोनों गंदगी, एक है सिलिका यानी रेत और दूसरा आयरन ऑक्साइड, ये दोनों गंदगियां बाहर निकालने का काम किसने किया, हॉल ने किया। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पे दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बॉक्साइड को पिसनी में डालकर क्या किया, उसके बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थरों में बदल दिया। अब वो छोटे पत्थरों को कहां पर भेज दिया, गोलाकार चक्की। ये देखिए आपको गोलाकार चक्की दिख रही, गोलाकार चक्की में जैसे ही आप बॉक्साइड को डालोगे ना, वो क्या करती है, उसको पीस देती है और पीस के दम पाउडर के जैसा, जैसे आटा होता है ना, आटे के जैसा बना देती है। पिसनी में गेहूं के जैसा हो जाएगा, बड़ा बड़ा पत्थर टूट के गेहूं के दाने जैसा हो जाता है। और जैसे ही चक्की में, गोलाकार चक्की में डालोगे, वो आटे के रूप में, एकदम पाउडर के रूप में हो जाता है, जिसको हम चूर्ण कहते हैं। अब ये जो चूर्ण है इसको हम लोग कहाँ पे भेजते हैं, इस चूर्ण को सार संग्राहक, कहां पर भेजेंगे, सार संग्राहक, इंग्लिश में डाइजेस्टर और हिंदी में सार संग्राहक कहते हैं। तो ये जो सार संग्राहक है इसके अंदर
अयस्क का चूर्ण डालते हैं और बच्चों क्या डालेंगे, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन। अभी मैं यहाँ पे फिर से आपको सूत्र लिख के दे रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इसके लिए देखो, इसके अंदर अब हम लोग क्या डालने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन, जिसको हिंदी में कॉस्टिक सोडा कहते हैं, और उसका केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो गोलाकार चक्की से आपने उसको बॉक्साइड को पीस के पाउडर बनाया ना, वो पाउडर यहाँ पर डालेंगे। वो पाउडर देखो यहाँ पर आया। अब उस पाउडर के अंदर यानी अयस्क के चूर्ण, बॉक्साइड के चूर्ण के अंदर क्या डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन डालोगे और उसको कम से कम 2 से लेके 8 घंटे तक गर्म करोगे। 140 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, और उच्च दाब, ज्यादा प्रेशर लगाकर उसको 2 से 8 घंटे 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक जब आप गर्म करोगे, तब क्या होगा बच्चों, तब आपको सोडियम सोडियम ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, जो बॉक्साइड का चूर्ण, कॉस्टिक सोडा, ये आपने मिलाया और 150, 140 से 150 डिग्री 2 से 8 घंटे और उच्च दाब पर जब आप इसको गर्म करोगे, इस प्रक्रिया को निच्छालन कहते हैं। लीचिंग, इंग्लिश में लीचिंग और हिंदी में निच्छालन। निच्छालन अगर बच्चों की भाषा में बोलूं तो धातु को न डुबा डुबा कर मारना है, यानी जो अयस्क का चूर्ण है उसको कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में डुबा डुबा कर उसको मारो, मतलब उसको 2 से 8 घंटे तक गर्म करो। 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक उच्च दाब पर जब आप गर्म करोगे, इतनी मेहनत करने के बाद देखो क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ये सोडियम एल्यूमिनेट, ये रासायनिक समीकरण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखने में आप लोग बहुत गलती कर देते हो। आप लोग जो लिखने वाला पार्ट है वो तो बहुत अच्छे से लिख देते हो, लेकिन रासायनिक समीकरण में आकर आपकी गाड़ी रुक जाती है। इसके लिए मैं जरा आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझा देता हूँ कि रासायनिक समीकरण आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो अभी देखिए बॉक्साइड का सूत्र मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको बोला था कि आगे मैं आपको यूज करने वाला हूँ। देखिए ये बॉक्साइड का सूत्र Al2O3 2H2, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में पानी के 2 अणु है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुलाओ और उसको बॉक्साइड के जो पाउडर है उसमें डालकर 2 से लेके 8 घंटे तक 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और उच्च दाब पर कहां पर गर्म करेंगे, सार संग्राहक में गर्म करेंगे, डाइजेस्टर में गर्म करेंगे। अब बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, अब मैं आपको एज अ टीचर आपको बोर्ड में लिखना है, बिना देखे लिखना है, तो इसलिए जितने पानी के अणु होते हैं ना बच्चों, उतना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना, ये आप ध्यान रखना, गांठ बांध के रखना। तो जब आप बॉक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन डालोगे, तो जब रासायनिक समीकरण लिखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लोगे, 2 लेना। क्यों 2 लोगे, क्योंकि यहाँ पे पानी के अणु कितने हैं, 2 है। एल्यूमिनियम कितने हैं, देखो 2 है। अभी देखो सोडियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे कॉमन लेना आपको आता है, मैथ्स में आपने सीखा है कैसे कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 सोडियम है, 2 एल्यूमिनियम है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया और क्या बना दिया, सोडियम और Al, Na और Al देखो यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब अपने पास में ऑक्सीजन कितना है बच्चों, वो ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, 3 और ये 2 5 और 5 और 2 7, 7 ऑक्सीजन है। 7 में से देखो 4 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, देखो ये 2 दूना 4 होता है, 4 ऑक्सीजन यूज कर लिया। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितना बच गया, 3 ऑक्सीजन है बच्चों। और हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 दूना 4 और 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन कैसे लिखोगे, 3H2O, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। जब आप इस तरह से रासायनिक समीकरण लिखोगे और जब आप बॉक्साइड के चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में डालोगे बच्चों, तो सोडियम एल्यूमिनेट, एक्चुअली बच्चों इसका सही नाम ना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, ठीक है, लेकिन आपके बुक में सोडियम एल्यूमिनेट दिया है, तो आप अपनी बुक का ही पढ़ो, लेकिन क्या सही है वो भी आपको पता होना चाहिए। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट का जलीय विलयन, यानी ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ना बच्चों, ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। और मैंने आपको क्या बताया था कि बेयर कौन सी अशुद्धि बाहर निकालने वाले हैं, आयरन ऑक्साइड। अब आप बोलोगे सर आयरन ऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट तो पानी में घुलनशील है। तो बच्चों जैसे हम चाय छानते हैं ना, चाय छानते हो ना, वैसे ही यहां पर क्या करेंगे, छानते हैं, क्या करेंगे, सोडियम जो एल्यूमिनेट है उस सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, पहले छानते हैं, और सोडियम एल्यूमिनेट को छानकर, सोडियम एल्यूमिनेट को जब छानोगे, कैसे छानते हैं वो यहाँ पे एक मैं रफ डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको छानना है। देखिए ऐसे छन्नी बनानी है और यहाँ एक नीचे बीकर रखना है, और अभी देखो ये आपने इसके अंदर क्या डालोगे, सोडियम एल्यूमिनेट का जली विलयन डालोगे। जैसे ही आप सोडियम एल्यूमिनेट का जली विलयन इसके अंदर डालोगे तो वो पानी में घुलनशील है, तो छन्नी के सहारे यहाँ नीचे आ जाएगी। यहाँ कौन आ जाएगा, सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो चाय पत्ती छन्नी में ही रह जाती है और चाय नीचे आ जाती है कप में, तो जो चाय आपकी है वो सोडियम एल्यूमिनेट है, क्योंकि वो पानी में घुलनशील है, तो पानी के सहारे वो कप में आ जाएगी, बीकर में आ जाएगी, और आयरन ऑक्साइड वो अघुलनशील है, तो अब ये अघुलनशील है तो चाय पत्ती के जैसी छन्नी में ही रह जाएगी। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, छान देते हैं। अब इसको छानने के बाद क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। कहाँ ठंडा करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ये जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर ये जो कंडेंसर, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है बच्चों, जिसमें हम किसी चीज को ठंडा करते हैं ना उसको कंडेंसर कहते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट के जली विलयन के अंदर थोड़ा पानी डालते हैं, पानी क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट गर्म होता है ना, आप 2 से लेके 8 घंटे तक 140 से 150 डिग्री उच्च तापमान पर उसका निक्षालन करते हो, गर्म करते हो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला सोडियम एल्यूमिनेट, वो क्या होगा, गर्म होगा, बहुत गर्म होगा। इसलिए उसको ठंडा करने के लिए उसके अंदर पानी डालते हैं, और 50 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको आप ठंडा करोगे इस कंडेंसर के अंदर, जब आप इसको ठंडा करते हो तब वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। अब आप सोचोगे सर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिखता कैसे है, तो आप लोग बच्चों देखो ठंडी के मौसम में वैसलीन यूज करते हो, जेली यूज करते हो ना, अगर उस जेली को पानी में घुला दो तो एक व्हाइट लेयर देखो पानी के ऊपर जमा हो जाता है। सेम टू सेम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वैसा ही वैसलीन के जैसा, जेली के जैसा होता है, जो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है, पानी के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। अब इसका रासायनिक समीकरण जरा देख ले। रासायनिक समीकरण पे मैं आपको ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि यहीं पे आपका नंबर थोड़ा कम हो जाता है, रासायनिक समीकरण मिस्टेक कर देते हो। हाँ अब देखिए ये सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 का सूत्र है, कैसे बना वो हम लोगों ने देखा। अब उसके अंदर पानी डाल के कंडेंसर में उसको ठंडा कर रहे हैं। हाँ अब पानी कितना लेना है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों, ये छोटे छोटे ट्रिक है याद रखने को जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। अब आप जब आपको सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर पानी डालना है और रासायनिक समीकरण जब लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि पानी के कितने अणु हम लोग लेंगे। तो जितना ऑक्सीजन होगा ना बच्चों, अब मैं यहाँ मार्कर यूज कर लेता हूँ,
और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दो, एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 है, ऑक्सीजन 2 है ना, तो पानी भी 2 लेना, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है इसलिए वाटर 2 यूज करना है आपको। अब ये वाटर को मैं ब्रेक कर देता हूँ, देखो ये HOH, ये वाटर का सूत्र होता है। हमने कितने अणु लिए? 2, HOH, ऐसे 2 अणु ले लिए। अब देखिए सोडियम एल्यूमिनेट में भी 2 ऑक्सीजन है। अब ये 2 ऑक्सीजन मैं यहाँ ला दूं, एक ऑक्सीजन देखो यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ लिख दिया। अब आप बोलोगे सर अपने पास में OH 4 हो गए, सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को एक OH दे देते थे। देखो ये सोडियम को, ये वाला OH मैंने सोडियम को दे दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। यानी देखिए ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कितने दिमाग वाले होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने एक बार खर्च किया तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिला, है ना। बेयर में हम लोग क्या यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर वापस मिल गया। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर वापस मिला ना, फिर से इसी को हम लोग यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे? बॉक्साइड के शुद्धिकरण में। तो ये जो चक्र है बच्चों, ये चलते रहता है। यानी एक बार अगर आप पैसा खर्च करो तो बार बार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे और आपको उस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये वैज्ञानिकों का एक सोच होता है कि अगर जो बिजनेसमैन इतना पैसा लगा रहा है कच्चे माल के लिए, तो उस कच्चे माल से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने खर्च किया वही सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस आपको मिल रहा है। और उसके साथ में क्या मिल रहा है? अभी देखो एक OH आपने खर्च कर दिए, 4 में से एक OH चले गए तो 3 OH बच गए, और एल्यूमिनियम को हम 3 OH दे देंगे। क्यों एल्यूमिनियम को 3 OH देंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है? धन 3 होती है। यानी एल्यूमिनियम कभी भी अगर किसी के साथ लड़ेगा, एल्यूमिनियम ताकतवर है, अगर वो भिड़ेगा तो अकेले नहीं भिड़ेगा, उसके साथ में कम से कम 3 लोग चाहिए, 3 असिस्टेंट चाहिए। ओके, तो वो 3 असिस्टेंट कौन है? ये 3 OH है। और क्या बन गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और देखो बच्चों, अवक्षेप होता है ना, अवक्षेप का अर्थ क्या होता है? जो पानी में नहीं घुलता है। आई बात समझ में? जो नीचे बैठ जाए या ऊपर तैरती रहे उसको अवक्षेप कहते हैं। तो यह, और इसीलिए अवक्षेप को हम ना तीर का निशान नीचे करके दिखाते हैं। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद भी बच्चों, अब इतना किया, देखो बॉक्साइड का के पत्थर लिए, अयस्क लिए, उसको पहले हम लोगों ने पीसनी में डालकर छोटे छोटे पत्थर बनाए। उस छोटे पत्थर को हम लोगों ने गोलाकार चक्की में डाला, गोलाकार चक्की में डालकर उसको पाउडर बनाया। उस पाउडर को हम लोगों ने सार संग्राहक में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, 2 से लेके 8 घंटे तक गर्म किया, 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया, उच्च दाब पर गर्म किया, इसको निच्छालन कहते हैं। उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट का जली विलयन मिला। फिर उसके साथ में सोडियम एल्यूमिनेट के साथ में देखो गिफ्ट भी मिला। कौन सा गिफ्ट मिला? अशुद्धि, गंदगी मिली। कौन सी गंदगी मिली? आयरन ऑक्साइड मिली। अब आयरन ऑक्साइड को अलग करने के लिए बेयर ने क्या किया? छान दिया। उसको छानने के बाद क्या हुआ कि आयरन ऑक्साइड छन्नी में रह गया, उसको बाहर फेंक दिया, और जो पानी में घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट है उसके अंदर फिर से पानी डालकर उसको ठंडा किया। कहाँ ठंडा किया? कंडेंसर में ठंडा किया, ठीक है। और उसको ठंडा करने के बाद क्या हुआ? क्या मिला उसको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिला। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे दिखता है वो भी मैंने आपको बता दिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेली के जैसा दिखता है, वैसलीन के जैसा दिखता है। अब इतना करने के बाद में भी बच्चों देखो इसके अंदर गंदगी है, मतलब आपको 99% नहीं मिलेगा, 94, इतना रास्ता तय किया तो आपको 94% मिल रहा है। अब इसको क्या करेंगे? फिर से जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप बना बच्चों, उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को फिर से हम लोग क्या करते हैं? छानते हैं। ये फिल्टरेशन दिख रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? छानते हैं। किसको छानोगे?
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप कंफ्यूज मत होना, दो जगह पे छानना है। पहले सोडियम एल्यूमिनेट को छानना है और दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को छानना है। ये छन्नी बनी हुई है, ये छन्नी को आप देखो जरा ध्यान से, जहां मैंने फिल्ट्रेशन लिखा है यानी छन्नी है ये, इसमें हम लोग छानते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, छानते हैं, छान कर धोकर, छानेंगे धोएंगे और फिर सुखाएंगे और उसके बाद उसका निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, इंग्लिश में निस्तापन कहते हैं, सॉरी कैल्सिनेशन और हिंदी में निस्तापन कहते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखो ये निस्तापन में डालते हैं, अगर आप देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूं तो ये निस्तापन है। ये निस्तापन के अंदर आपने क्या डाला, अब मैं थोड़ा मार्कर यूज कर लूं, एक मिनट, देखिए ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है निस्तापन में। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं यानी कैल्सिनेशन। बच्चों देखो कैल्सिनेशन करने के लिए, अरे एक मिनट सॉरी, हाँ देखो जब आप कैल्सिनेशन करोगे ना तो कैल्सिनेशन में ना ऑक्सीजन नहीं भी होगा ना तो भी चलता है। और ये जो कैल्सिनेशन है ये 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्तापन है ना ये कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसके अंदर गर्म करोगे। जब आप इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करोगे बच्चों, तब क्या बनेगा, ये एल्यूमिना बनता है। Al2O3 दिख रहा है आपको, Al2O3, Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्यूमिना। अब देखो ये सूत्र कैसे आया, तो यहाँ एल्यूमिनियम के सामने 2 है ना, तो ये जो 2 है ना वो एल्यूमिनियम के नीचे लिखना Al2, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखना, तो Al2O3 हो गया। और हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ पे 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो 3H2O ले लिया, देखो 3H2O। इसको आप क्या पढ़ोगे, एल्यूमिना, क्या पढ़ोगे, Al2O3 को एल्यूमिना पढ़ते हैं। अब इस एल्यूमिना, ये जो एल्यूमिना है, ये एल्यूमिना बनने के बाद बच्चों इसको क्या करना है, इसके अंदर अभी भी देखो अशुद्धि है, अब इस अशुद्धि को बाहर निकालना है। कौन सी अशुद्धि है, टिटेनियम ऑक्साइड है। आगे बढ़ो, हाँ अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान में रखना, वो जो लास्ट वाला स्टेप है वो करने के पहले मैं आपको हॉल विधि भी बता देता हूँ। और हॉल विधि देखिए ये समीकरण रासायनिक समीकरण है, तो मैं फिर से एक बार बेयर विधि को फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ और जिससे आपको हॉल विधि समझ में आए, ठीक है। और यहाँ जहां पर बेयर लिखा है ना, आप ऐसा इमेजिन करो कि ये क्या है, हॉल है। कौन सा प्रोसेस है, हॉल है। तो पहले हम लोग बॉक्साइड को कहाँ पे लेके जाएंगे, बॉक्साइड के अयस्क को पीसनी में लेके जाएंगे, पीस कर बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थरों में बदलेंगे। अब उस छोटे पत्थर को हम लोग गोलाकार चक्की में ले जाकर क्या करते हैं, पीसते हैं, और पीस कर क्या करते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं, चूर्ण बना देते हैं। अब उस चूर्ण को किसके अंदर डालेंगे, सार संग्राहक के अंदर डालेंगे। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से बेयर का रोल आ जाता है। अभी तक बेयर ने तो हॉल का ही कॉपी किया, यहाँ पर बेयर थोड़ा सा बदल देता है। यहाँ पर बेयर, अब मैं यहाँ पर आपको पेन यूज करके बताना चाहता हूँ, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पर उन्होंने बॉक्साइड के चूर्ण के साथ में क्या मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन। सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा नहीं, हाँ कॉस्टिक सोडा किसने यूज किया, बेयर ने। हॉल ने क्या यूज किया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन लिया, उच्च दाब पर 2 से लेके 8 घंटे तक 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते, ठीक है। और हॉल ने 2 अशुद्धियां बाहर निकाली बच्चों, कौन सी, रेत सिलिका और दूसरा आयरन ऑक्साइड।
ये दोनों अशुद्धियां बाहर किसने निकाली? हॉल ने। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं, ये रासायनिक समीकरण, फिर सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा और उसको कंडेंसर में डाल के ठंडा करेंगे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को छानकर और फिर से उसका निस्तापन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, यानी एल्यूमिना मिलता है। तो ये रासायनिक समीकरण अब हम लोग हॉल का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन यूज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। देखिए ये आपका बॉक्साइड का चूर्ण है, पाउडर है, इसके अंदर क्या ऐड किया? सोडियम कार्बोनेट। अब आप बोलोगे सर यहाँ सोडियम कार्बोनेट में आपने 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम खुद 2 है, Na2CO3 है ना सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, इसीलिए यहाँ इसके सामने 2 नहीं लिया। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखो एक ही Na होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिया था बेयर वाले मेथड में। यहाँ पर हम लोग एक ही सोडियम कार्बोनेट लेंगे। अब देखो सोडियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिया और क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 बना, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। और सोडियम एल्यूमिनेट के साथ में यहां से देखिए एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। सर जी कार्बन डाइऑक्साइड 5 हाँ मिनट बाकी है। सर ज्यादा नहीं हो सकता, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, तो 5 मिनट में ये कीजिए। क्या है कि अभी मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु दोनों भी है। ठीक है सर, पढ़ाइए सर, चलेगा। ठीक है ना? राजेश सर पढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए, कोई बात ओके नहीं ओके सर। ठीक है। तो ये जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड का जो पाउडर है इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाले। जब सोडियम कार्बोनेट डालोगे तब क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट जो खुद पानी में घुलनशील है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अभी सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करेंगे? उसके अंदर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट बच्चों मैंने आपको क्या बोला? ये पानी में घुलनशील है, इसलिए पानी के अणु है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है और सोडियम कार्बोनेट देखो फिर से वापस मिल गया। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, यानी एक बार आप खर्च करोगे बार बार आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। यहाँ एक बार सोडियम कार्बोनेट डाले, देखो ये सोडियम कार्बोनेट वापस आपको मिल गया, फिर से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअस है, चलते रहेगी। ठीक है, और फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से छानोगे, कैसे छानना है वो मैंने आपको बताया है। और फिर धोकर सुखाकर और फिर से जब आप उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करोगे तो एल्यूमिना Al2O3, देखिए Al2O3 बनता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो एल्यूमिना बना है ये शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं शुद्ध है? क्योंकि इसके अंदर एक अशुद्धि है जिसका नाम शायद आप पहली बार सुनोगे, और उस अशुद्धि के बारे में ये देखिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। टिटेनियम, TiO2, टिटेनियम ऑक्साइड, ये आयनिक अशुद्धि है बच्चों, आयनिक अशुद्धि है टिटेनियम ऑक्साइड, TiO2, टिटेनियम ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं। अब ये अशुद्धि बाहर निकालनी है। बाकी के जो दो अशुद्धियां थी वो बेयर और हॉल ने बाहर निकाल दी, रेत यानी सैंड, सिलिका और आयरन ऑक्साइड बाहर निकल गए, लेकिन ये अशुद्धि जो है वो बाहर निकलने में कठिनाई हुई। इसके लिए क्या यूज करना पड़ा? विद्युत अपघटन का अपचयन की क्रिया यूज करनी पड़ी, और इसके लिए उन्होंने स्टील की टंकी ली। देखिए ये स्टील की टंकी है और ये स्टील की टंकी येलो कलर से मैंने स्टील की टंकी को दिखाया है, और उसके अंदर देखो ब्लैक कलर का देखो कवर लगा हुआ है। वो ब्लैक कलर का कवर क्या है? ग्रेफाइट, पेंसिल की नोक होती है ना ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट का कवर यानी अस्तर, एक लेयर चिपका दिया है स्टील की टंकी से, ग्रेफाइट का अस्तर चिपका दिया है। और ग्रेफाइट का जो लेयर है ना वो खुद ऋणाग्र का काम करता है। किसका काम करेगा? ऋणाग्र का। और बीच में देखो 3-4 डंडी है, वो ग्रेफाइट की ही डंडी है जो धनाग्र का काम करती है। अब बच्चों ये जो एल्यूमिना होता है ना Al2O3, इसका गलनांक यानी द्रवणांक 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है।
सोचिए 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान, इमेजिन करो कितना होगा। अगर इतने तापमान में अगर किसी इंसान को डालो तो उसकी हड्डी भी नहीं मिले, ठीक है। तो उतने अधिक तापमान पे ये जो स्टील की टंकी है वो खुद ही पिघल जाएगी। इसीलिए 2000 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक लाने के लिए, कम करने के लिए उसके अंदर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, ये दो अशुद्धियां मिलाई जाती है। ये दोनों अशुद्धियां क्या है बच्चों? ये दोनों ना अपना काम करके ना हवा में गायब हो जाती है, एवापोरेट हो जाएंगी, वाष्प बन के बाहर निकल जाती है। क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट Na3LF6, क्रायोलाइट का सूत्र देखो क्या है? क्रायोलाइट Na3ALF6 क्रायोलाइट, और फ्लोरस्पार क्या होता है? CaF2। ये दोनों ऐसे केमिकल हैं, ऐसे रसायन है जो 2000 से 1000 डिग्री तापमान कम करके बाद में साइड में हट जाएंगे। वो मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है, जो एल्यूमिनियम बनना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन तापमान कम कर देते। और जैसे ही तापमान कम होगा बच्चों, क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये अपने बुक का डायग्राम है, देखिए स्टील की टंकी है और ब्लैक कलर का अंदर देखो कवर है, उसको ग्रेफाइट कहते हैं, और येलो कलर की डंडी है, वो भी ग्रेफाइट की बनी है लेकिन वो धनागर का काम करती है। एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार को मिक्स करके जब आप इसके अंदर करंट पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा? शुद्ध एल्यूमिनियम मिलेगा। और वो जो एल्यूमिनियम है वो पिघला हुआ है। पिघला हुआ एल्यूमिनियम भारी होता है, वजन में भारी होता है, इसलिए देखिए वो नीचे बैठ गया, और नीचे बैठ गया इसलिए नीचे के रास्ते से, अगर मैं आपको पेन से दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखिए, ये नीचे के रास्ते से, यहाँ से देखिए हुए बाहर निकल जा रहा है। कौन बाहर निकल जा रहा है? शुद्ध एल्यूमिना, पिघला हुआ एल्यूमिना यहाँ नीचे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और बच्चों, जो कंपनी होती है ना, वहां पे ऐसे बड़ी बड़ी ट्रॉलियां लगी होती हैं, और वो ट्रॉलियां और रेलगाड़ी की जो पटरी होती है ना, वो ऐसे पटरी जैसी होती है, और ये एल्यूमिनियम इसके अंदर इकट्ठा होगा और वो पटरी के रास्ते से चला जाता है, और वहां पर जाकर उसको अलग अलग आकार दिया जाता है, शेप दिया जाता है। ये देखिए, ये जो अभी मैंने आपको विद्युत अपघटनी दिखाया है ना, तो जो कारखाना होता है ना, अगर कारखाने में अगर आप कभी जाओ तो वहां पे ये विद्युत अपघटनी ऐसा है। ये देखिए, ये जो आपको काले काले दिख रहे हैं ना, ये ग्रेफाइट है, ये धनाग्र है आपका, ठीक है। और वहां पे तो हजारों टन में प्रोडक्ट बनता है ना। अगर एक बार मशीन चालू हुई तो हफ्ते भर वो मशीन चलते रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसके लिए मिलीग्राम ग्राम में नहीं बनता है, हजारों टन में बनता है। इसीलिए जो आपको विद्युत अपघटनी है, कारखाने में विद्युत अपघटनी ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इसका रासायनिक समीकरण देखिए। अभी धनागर पर ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होती है वो धनागर पर जाकर इकट्ठा होती है और वहां ऑक्सीजन गैस बनाती है, ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऋणागर पर क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम धन होता है ना, तो ये एल्यूमिनियम, पिघला हुआ एल्यूमिनियम ऋणागर के पास आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना, वही इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ग्रहण करके क्या बनाता है? पिघला हुआ एल्यूमिनियम बनाता है। और टिटेनियम ऑक्साइड क्या हो जाता है? अशुद्धि, वो बाहर निकल जाती है। इस तरह से आपको जो एल्यूमिनियम मिलता है वो एल्यूमिनियम 99.9% शुद्ध होता है, ठीक है। तो ये आपका एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है। और एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बाद बच्चों, मध्यम क्रियाशील धातु। तो मध्यम क्रियाशील धातु मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु से कम हो लेकिन कम क्रियाशील धातु से अधिक होता है, जैसे लोहा हो गया, शीशा हो गया, तांबा, जस्ता। और मैंने आपको जस्ता दिखाया भी था कि जस्ता कैसा होता है दिखने में। और अगर आपको जस्ता देखना है ना, तो अगर आपके घर में टॉर्च की बैटरी हो, बड़ी वाली टॉर्च की बैटरी, तो अगर वो खराब हो गई हो तो उसको खोल के, ऊपर तो कागज का कवर होता है, वो कवर को हटा के अंदर का कवर अगर आप देखोगे ना तो आपको जस्ता दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ता लिया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सल्फाइड होते हैं,
सल्फाइड और कार्बोनेट, ये जस्ता भी क्या है मध्यम क्रियाशील धातु है, तो ये भी क्या है स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा, ये भी सल्फाइड या कार्बोनेट के साथ में मिला हुआ होता है। लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट को अलग करना ना आसान काम नहीं है बच्चों, बहुत कठिन है। इसीलिए अगर एक शॉर्ट बोलते हैं ना शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, छोटा रास्ता क्या है कि अगर हम लोग सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल दें तो ऑक्साइड से ना जस्ते को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, सबसे पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल दिया। और इस क्रिया को करने के लिए अभी देखो सल्फाइड, जो सल्फाइड होता है उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए बच्चों सॉरी भर्जन, रोस्टिंग पता है ना, जैसे अगर नॉन वेज खाते हो तो मुर्गे वगैरह को रॉड में बांध के, लोहे की रॉड में बांध के धीरे धीरे आग में भूनते हैं, उसको रोस्टिंग कहते हैं। हिंदी में भर्जन और इंग्लिश में रोस्टिंग। तो यहाँ पे ना जो जिंक सल्फाइड अयस्क है उसको ना, और भर्जन रोस्टिंग ना बच्चों बहुत ज्यादा हवा की उपस्थिति में होता है, स्वतंत्र हवा की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो ये भर्जन की जो क्रिया है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। और जो निस्तापन होता है ना वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी होगा, और चाहिए तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन सप्लाई कर दो 1-2%, तो निस्तापन होगा। और निस्तापन किसके साथ में होता है, कार्बोनेट के साथ में। किसके साथ में निस्तापन होगा, कार्बोनेट के साथ में निस्तापन। ये देखिए CO3 दिख रहा है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के साथ में निस्तापन होता है और सल्फाइड के साथ में भर्जन होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पेपर में ना यही आपको हेल्प करती है लिखते समय। जहां पे भी सल्फाइड और आया ना बच्चों, सल्फाइड अयस्क आया, वहां आपको भर्जन लेना ही है, रोस्टिंग करना ही है। और जहां पे कार्बोनेट है वहां आपको निस्तापन करना ही है, बिना निस्तापन आपको कार्बोनेट बाहर निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे ही आप भर्जन करोगे, जैसे ही आप भर्जन करोगे तो क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और जिंक कार्बोनेट का निस्तापन हवा की अनुपस्थिति में करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और जिंक ऑक्साइड बन गई। अब देखिए बच्चों, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हवा में मिल जाती है, उड़ जाती है। इसीलिए जैसे आप ब्रेड देखो, ब्रेड या पाव नरम होता है, क्यों नरम होता है, क्योंकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ऐसे ही जिंक ऑक्साइड में से जब ये सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना, तो ये क्या हो जाता है, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब स्पंज के जैसा नरम हो जाएंगे, बहुत सारे उसके अंदर होल हो जाते हैं। अब ये निस्तापन, कैल्सिनेशन, ये भट्टी देखो, ये भट्टी, इसके अंदर देखो जिंक कार्बोनेट का होता है। ये देखिए शुद्ध जिंक आपको यहाँ पर मिला, ये शुद्ध जिंक है, ठीक है। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, कार्बन, कोयला होता है ना कार्बन, उसके साथ में फिर से इसको गर्म करते हैं। और जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और शुद्ध जिंक आपको मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है, देखिए बहुत आसान है। अगर आप जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट को देखो, जिंक सल्फाइड ऐसा दिखता है, ये जिंक सल्फाइड का अयस्क है बच्चों, प्रकृति में आपको जिंक सल्फाइड ऐसा दिखेगा, और जिंक कार्बोनेट देखो ऐसा दिख रहा है। इससे आपको ये वाला रूप लाना है, देखो इतना सुंदर जिंक लाना है, और इसके लिए आपको भर्जन करना पड़ेगा और निस्तापन करना पड़ेगा। जब ये दोनों क्रिया करोगे तो आपको शुद्ध जिंक मिलेगा। शुद्ध जिंक देखो यहाँ पर भी दिखाया गया, ये देखिए जिंक के छोटे छोटे कण है। हाँ, और एक और तरीका है, अगर आपको कार्बन नहीं डालना है तो अभी जैसे आपको पता है कि जिंक क्या है, मध्यम क्रियाशील धातु है, तो उसकी जगह पे ना जिंक ऑक्साइड के अंदर अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम डाला है, एल्यूमिनियम डाल दो, तब क्या होगा,
कि मैग्नीज, Mn को क्या पढ़ते हैं, मैग्नीज और एल्यूमिना बनता है और बहुत अधिक मात्रा में उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा, हीट, इंग्लिश में थर्मल कहते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, थर्मिट। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, थर्मिट की अभिक्रिया कहते हैं। राजेश और सर, हाँ सर, 2 मिनट सर अभी देंगे तो और सर ये 2 मिनट सर, ये टॉपिक खत्म हो हाँ जाएगा। कम अभिक्रियाशील धातु में बच्चों तांबा आता है, कॉपर जिसको आप कहते हो। तो कॉपर जो है वो क्यूपरस सल्फाइड, ये देखिए कॉपर सल्फाइड आपको दिख रहा है, एक, हाँ ये देखिए, ये कॉपर सल्फाइड कितना सुंदर दिख रहा है। ये कॉपर सल्फाइड अयस्क है और ये कॉपर ऑक्साइड है। देखिए सूत्र, कॉपर सल्फाइड Cu2S कॉपर सल्फाइड है और Cu2O कॉपर ऑक्साइड। इससे आपको ना ऐसा कॉपर प्राप्त करना है। ये देखिए, ये शुद्ध कॉपर है, ऐसा कॉपर प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, वही मैंने आपको बताया ना कि अगर सल्फाइड है, अगर उसको अगर आप ऑक्साइड में बदल दो, सल्फाइड अगर ऑक्साइड में बदल गया तो बहुत आसान तरीके से, बहुत आराम से वो शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये जो कॉपर सल्फाइड है, इसके अंदर भर्जन की क्रिया करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, भर्जन। भर्जन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ में जब कॉपर सल्फाइड को गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड कैसा है, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड जो आपने अभी कॉपर ऑक्साइड बनाया है, वही कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, जो बचा खुचा कॉपर सल्फाइड है उसके साथ रासायनिक क्रिया करता है, उसके साथ भर्जन करेगा और क्या बनाएगा, पिघला हुआ कॉपर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती। ये जो क्रिया है कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ में जो क्रिया करती है, ये किसके अंदर करती है, बेसीमर कन्वर्टर। ये बेसीमर कन्वर्टर है। इसके अंदर आप क्या डालोगे, कॉपर ऑक्साइड डालोगे और कॉपर सल्फाइड डालोगे और आग का गोला इसके अंदर पास करोगे। जैसे ही आग का गोला इसके अंदर पास करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर से बाहर निकल जाएगी और पिघली हुई कॉपर, देखो कॉपर जो भी धातु होते वो भारी होते, इसलिए वो नीचे यहाँ पर देखो बैठ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कॉपर जो है, ये कॉपर यहाँ पर देखिए ये Cu कॉपर बैठ गए और फिर इनको नीचे के रास्ते से बाहर निकाल देंगे। और ये जो कॉपर जो आप इसको बाहर निकालोगे तो बाहर निकालकर इसको ना सैंड का सांचा होता है, जैसे ईंट बनाने के लिए सांचा यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पर सैंड रेत का सांचा होता है, फ्रेम होता है, उस फ्रेम के अंदर पिघला हुआ कॉपर डाल देंगे तो और बहुत सुंदर कॉपर दिखाई देता है। देखिए ये आपके सामने है, चमकीला कॉपर है, सॉरी ये कॉपर बहुत चमकीला दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, चमकीला है इसलिए ब्लिस्टर ऑफ कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर ऑफ कॉपर, ब्लिस्टर का अर्थ होता है चमकना, चमकना, तो इसलिए इसको ब्लिस्टर ऑफ कॉपर कहा जाता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक खत्म हुआ बच्चों। सॉरी मैंने बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ बच्चे, बच्चों किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अपना हाथ ऊपर कीजिए। बच्चों आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। इस विषय से, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ लो बेटा पूछो। सर निष्ठापन का मतलब बताइए ना। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहते हैं। निस्तापन में क्या होता है ना, कार्बोनेट, अयस्क के अंदर कार्बोनेट होना चाहिए। कार्बोनेट यानी CO3, तो जिसके पास कार्बोनेट होता है ना
उसका निस्तापन होता है। तो निस्तापन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो निस्तापन की क्रिया हो सकती है, ठीक है। और उसके अंदर से अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था जिंक वाला, जिंक का उदाहरण देखो दिया था, तो ये जिंक कार्बोनेट हम लोगों ने लिया था। अब इस जिंक कार्बोनेट को बिना हवा की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, जब आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन इस जिंक के साथ आ गया और क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, इसको निस्तापन कहते हैं। हाँ प्रिंस, क्या है पूछो तुम। निस्तापन। थैंक यू सर। प्रिंस अपना माइक ऑन करो, पूछो। सर आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम कहाँ होता है? एल्यूमिनियम ना 13वें समूह में होता है, समझ में आया? 13वां हाँ, समूह जो होता है, अगर आप बिल्कुल। आवर्त सारणी देखो आपके बुक में दूसरे पार्ट में है आवर्त सारणी, तो वहां पे अगर आप देखो तो 13वां जो समूह होता है उसमें एल्यूमिनियम होता है, इसलिए एल्यूमिनियम 2, 8 और 3 होता है, ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है ना वही उसका समूह होता है, ये ध्यान में रखना। अब एल्यूमिनियम हाँ बोलो। सर जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वही अभिक्रिया होने के पहले आएगा ना परमाणु? अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है ना वो कम क्रियाशील धातु को बाहर निकालता है, और अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं वो आपका जो पहला दूसरा समूह है ना उसमें जो होते हैं ना वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं। आवर्त सारणी में पहला दूसरा अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं। और फिर 3 से लेके ये जो 12 तक है ये मध्यम क्रियाशील धातु है, जिसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और कोई पूछना चाहते हैं? और कोई पूछना चाहता है? बच्चों में से और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? फिनिश करते हैं हाँ सर, अभी ज्यादा टाइम हो गया ना सर। हाँ हाँ ओके, सर, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू।